कल हम लोग माइनर पढ़ रहे थे। माइनर क्या होता है थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, फिर उसके बाद कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर को समझने के लिए आपको माइनर को समझना पड़ेगा। तो माइनर होता क्या, पहली बात तो माइनर हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का। जितने भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसके हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। और मैंने ये भी बताया हुआ था माइनर को डिनोट करते हैं हम लोग एम आई जे से। एम आई जे होता क्या है, ए आई जे के रिस्पेक्ट में, मतलब जो भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप उसका माइनर निकालना चाहोगे तो उसको हम एम आई जे से, कैपिटल एम सफिक्स में आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑब्टेन कैसे किया जाता है मैंने कल बताया था। माइनर इज ऑब्टेन बाय minor is the actually determinant which is obtained by deleting its ith row and jth column। मतलब जो ये ith रो होगी उसको डिलीट कर दो, जो jth रो होगी उसको डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, अगर 2x2 का है तो सिंगल एलिमेंट बचेगा, 3x3 का है तो पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट बचेगा 2x2 का, देन उसको हम सिंप्लीफाई करके उसका माइनर निकाल लेंगे। जैसे मैंने बताया था, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने बताया था कि अगर सपोज करो 2 3 4 1 है, मैं आपसे पूछूं राइट द माइनर फॉर द एलिमेंट A12। अच्छा, माइनर हम डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर ऐसा ही आपको मिलेगा, राइट ऑल द माइनर्स ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट, यानी आपको हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकलना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अगर मैं पूछूं A12 का माइनर बताओ, तो बच्चों बताओ, कल मैंने बताया हुआ है A12 का माइनर जिसको डिनोट करेंगे M12 से, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी, बिल्कुल सही। प्रोसेस क्या है, यहाँ पे सफिक्स में 1 और 2 लिखा हुआ है। 1 2 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर दो। डिलीट करने का मतलब आपको फेयर में कुछ डिलीट ऐसे करना नहीं है, बस अपने माइंड में रखना है कि ये हमारे लिए खत्म है। तो जो भी बचेगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ 4 बच रहा है इसलिए ये 4 हो जाएगा। तो 2x2 में तो माइनर फाइंड आउट करना आसान है, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यही चीज बच्चों अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट होगा, सपोज करो 3x3 का डिटर्मिनेंट है 1 2 1 0 1 0 3 2 1, मैं पूछ लूं फाइंड द माइनर M12 ऑफ एलिमेंट A12। A12 का यहाँ पे आप माइनर निकालो, देखो A12 ये एलिमेंट होता है, तो इस फिर वही चीज 1 2 लिखा हुआ है सफिक्स में, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये हो गई बच्चों, सेकंड कॉलम ये हो गया, ये आप इसको डिलीट कर दो। जो भी बचा आपके पास, अब जो बचेगा वहां पर 2x2 के डिटरमिनेंट में केवल एक सिंगल नंबर बचता था, तो आंसर हो जाता था। यहाँ पर क्या होगा, M12 इक्वल्स टू, अब ये जो बनेगा बचेगा वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा। क्या बचा है, 0 3 0 1, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, दिस माइनस दिस, तो ये 0 आएगा। तो यहाँ से M12 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इतना समझ में आया कि नहीं? 2x2 में भी हमने दिखाया, 3x3 में भी हमने दिखाया। और एक और चीज अपने माइंड में रखिएगा कि डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का, अभी तो मैंने केवल एक सिंगल सिंगल एलिमेंट का लेकर दिखाया, आप डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। तो अगर किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, किसी रो के रेस्पेक्ट में, या पूरे डिटर्मिनेंट के रेस्पेक्ट में माइनर आपसे पूछा जाए तो निकाल लोगे। ओके, अब आते हैं बच्चों कोफैक्टर पे। कोफैक्टर देखिए क्या होता है, और कोफैक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आगे कोफैक्टर के बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन उसके जस्ट बाद है एडजॉइंट, जो कि इनवर्स निकालने के फॉर्मूले में यूज होता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जिसमें कि ये कोफैक्टर आपको करना पड़ेगा। मतलब आपको अगर कोफैक्टर निकालना आता है तो आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए पहले कोफैक्टर देखते हैं। कोफैक्टर्स, बिल्कुल अगर आपको माइनर निकालना आता है तो बच्चों को फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। बस को फैक्टर का सिंबल हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। कैपिटल ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ए आई जे। को फैक्टर भी माइनर की तरह ही होता है, डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का हम को फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं ए आई जे से, और वो एलिमेंट ए आई जे का होता है। और कहने का मतलब ये डिफाइंड कैसे होता है, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, और इनटू में
एम आई जे, मतलब जिस भी एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर। आप उस एलिमेंट का माइनर निकाल लो, माइनर निकालना आता है। फिर -1 टू द पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे आपको अगर माइनर जिस भी एलिमेंट का निकालना है तो आई जे आपको पता ही चलेगा। जैसे अभी हम M12 निकाल रहे थे तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। तो यहाँ पर आप रखोगे तो बस ये केवल बच्चों साइन बताता है कि जो आपका माइनर आया तो उसके पहले का साइन प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। अगर आई प्लस जे इवन आता है तो हमेशा वो प्लस में आएगा, मतलब ये चीज प्लस में हो जाएगी। नंबर निगेटिव में तो रहने दो, उसे हमें दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अभी मैं 2 क्रॉस 3 का ही ले रहा हूँ। जैसे अभी मैं पूछा आप लोगों से कि बच्चों बताओ M12 क्या होगा। M12 का मतलब ये है कि सेकंड A12 का माइनर, तो आप लोगों ने बताया कि सर A12 का -4 होगा। क्लियर है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं पूछ लूं, आप ये बताओ A12 क्या होगा, मतलब को फैक्टर क्या होगा। बताओ बच्चों, को फैक्टर क्या होगा, इस फार्मूले से लगा कर बताओ। -4 होगा, क्यों? क्योंकि हाँ, यहाँ पे होगा क्या, -1 टू द पावर आई प्लस जे। हमारे लिए ये 1 और 2, आई 1 आई है और जे 2 है, तो आई प्लस जे करोगे तो बच्चों 3 आएगा। और इनटू में क्या है, M I J, यानी M12 की वैल्यू हमें पता है 4। तो -1 का क्यूब पावर अगर ऑड है तो आपको पता है ये माइनस ही आएगा, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो मैं अच्छा बच्चों ये पूछूं कि माइनर और को फैक्टर क्या सेम एग्जैक्टली होता है। तो आप जब, हाँ एग्जैक्टली सेम ये नहीं होता है। पर जब अगर आई प्लस जे का, यानी ये जो आई और जे सफिक्स में लिखा जाता है, जब इसका सम, जब आई और जे का सम ऑड होता है, देन माइनर का साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनर जो भी आया है अगर वो नेगेटिव में है, देन वो उसका कोफैक्टर उसी एलिमेंट का पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आई प्लस जे इवन है बच्चों, आई प्लस जे क्या है, इवन है, तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। और अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन में अपने से बना के पूछूं पेपर में आपसे कि वो कौन सी सिचुएशन है जब माइनर और कोफैक्टर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम निकालें तो सेम होगा, तो आप रिप्लाई क्या दोगे। यस। हाँ। यस। यानी एक सिचुएशन ये निकलती है बच्चों, क्वेश्चन बन सकता है, आई प्लस जे अगर इवन है, अगर आप जिस भी एलिमेंट का आप माइनर या कोफैक्टर देख रहे हो, अगर उसके सफिक्स में जो नंबर है यानी आई और जे का सम अगर इवन है, ऐसी सिचुएशन में M I J और A I J यानी माइनर और कोफैक्टर सेम होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, अगर एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है तो आप बताइए कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं बच्चों आपसे पूछूं कौन कौन से एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर सेम होगा, तो इसको देख के क्या बता सकते हो, कौन कौन सा एलिमेंट, बताओ। हम्म। 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 गुड। यानी इन 5 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, माइनर निकालोगे और कोफैक्टर निकालोगे इन पांचों एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो माइनर और कोफैक्टर सेम आएगा कि नहीं बच्चों। आ रहा है ना समझ में सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, तो बच्चों यही है माइनर और कोफैक्टर, और इसमें माइनर और कोफैक्टर में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज 4.4, जिसमें से कि 5 क्वेश्चन हैं। और एक रिलेशन ये भी नोट करके आप चाहो तो लिख लो, या इसमें दिया भी हुआ है क्या, कि अगर आप क्या लेते हो, माइनर लेते हो और उसमें माइनर, सॉरी, को फैक्टर लेते हो किसी पर्टिकुलर रो के रेस्पेक्ट में, और उस रो के एलिमेंट्स को अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो उनका सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। उनका सम 0 के
इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप अगर मान लो किसी भी चीज का आपने को फैक्टर निकाला, ठीक है, जैसे आपने ए, if elements of a row are multiplied with the cofactor of any other row, then their sum is zero. जैसे मान लो अभी हमने लिखा हुआ था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को ले लें और उसको किसी अदर रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, जरा ध्यान देखो ध्यान से। अगर मैंने लिया A11, मैं फर्स्ट रो को ले रहा हूँ, A11, A12, A13। अब इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैं किसी अदर रो के, चाहे वो सेकंड रो ले लो चाहे थर्ड रो ले लो, अदर रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं। मान लो मैं सेकंड रो का को फैक्टर ले रहा हूं, तो इसका को फैक्टर हो जाएगा क्या, A21, इसका हो जाएगा A22 और इसका हो जाएगा A23। तो अगर किसी रो के एलिमेंट्स को किसी अदर रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप बच्चों ऐड करते हो, तो ये किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। ठीक है, क्या मैंने रिजल्ट बोला कि अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को किसी अदर रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो आपको रिजल्ट जीरो उनका सम। ये कौन है, आवाज में तो आया समझ में, ये जो मैंने अभी बताया है ना। यहाँ पे मैंने यही बताया कि अगर किसी एक सिंगल रो, किसी भी रो को ले लो और उसके रिमेनिंग टू रो में से किसी एक रो को पकड़ो और उसके को फैक्टर को लिखो, तो किसी रो को अगर किसी अदर रो के को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है तो उनका सम हमेशा जीरो आता है। ये एज अ रिजल्ट आप लिख सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर है क्या, एक्सरसाइज 4.4 में माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। जैसे पहले में बोला जा रहा है राइट माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो बच्चों पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या कोई दिक्कत होगी? हाँ चलो फोर्थ, फिफ्थ वाला अभी जो मैंने बताया बच्चों उसी से ही रिलेटेड है। इफ अच्छा देखो, ये जैसे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है क्या, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये डिटर्मिनेंट है। एंड Aij इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, देन डेल्टा मतलब इसकी वैल्यू इज गिवन बाय, इस Aij की वैल्यू जो है क्या होगी, बताइए। अच्छा कोई कोई भी बताए अगर समझा हो उन्होंने कुछ भी तो। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर हम Aij की बात करें, क्या हमसे पूछ क्या रहा है, Aij इज को फैक्टर ऑफ Aij, बोला जा रहा है Aij जो है वो इस Aij का अगर को फैक्टर है, अगर इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा कहा जा रहा है तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसकी वैल्यू बच्चों कैसे निकलती है, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। जब आप एक्सपेंड करते हो, जब आप एक्सपेंड करते हो, अगर मैं कहूँ इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो तो बहुत ध्यान से सुनना। आप ऐसे एक्सपेंड करते हो कि नहीं, A11 लेते हो, फिर इसके बाद इसका इंटू माइनस इसका इंटू, यानी A22, A33 माइनस A32, A23, फिर माइनस A12 लेते हो, फिर इसी तरह से इसमें आएगा, फिर प्लस A13 लेते हो, फिर इसी तरह से इसमें आएगा। आप इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो ऐसे ही आप एक्सपेंड करते हो कि नहीं डिटर्मिनेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट में बच्चों लिखा हुआ है, मैं अगर केवल पहले आप पहले टर्म को समझो, केवल इतने को समझ जाओगे तो सेकंड और थर्ड टर्म मुझे इसको और इसको समझाने की जरूरत नहीं।
जरा ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, हमने लिया A11, जब A11 लिया तो हम इन्हीं चार एलिमेंट्स को लेते हैं कि नहीं, दिस माइनस दिस, यानी A11 और इनटू में ये जो आ रहा है ये इस का डिटर्मिनेंट ही तो आता है A22 A23 A32 A33, इसी को सॉल्व करने पर ही तो ये ब्रैकेट वाला टर्म आता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ये इतना जो लिखा हो जिसको मैं सर्कल कह रहा हूँ, सर्किल कर रहा हूँ, ये बच्चों A11 है कि नहीं, मतलब ये एलिमेंट A11 का, अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं यहाँ पर A11 एलिमेंट का को फैक्टर निकालो तो आप इसी सिंबल से डिनोट करोगे। अब मैं पूछूं चलो बताओ क्या होगा, तो आप क्या करते हो, को फैक्टर कैसे निकालते हो, आप करोगे -1 टू द पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2, और फिर M11, क्या M11, अब यहाँ पर -1 टू द पावर 2 है तो वो तो इवन हो गया, तो ये तो प्लस में ही आएगा, यानी ये जो A11 की वैल्यू आएगी वो M11 के बराबर आएगी। अब मैं इसमें से आपसे पूछूं M11, ये बताओ बच्चों, अगर आपको माइनर निकालना है यानी M11 निकालना है तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे कि नहीं, जो आपने पढ़ा है, और डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसको आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो, तो डिलीट करने के बाद जो बच रहा है वो यही बच रहा है कि नहीं, ये, तो कहने का मतलब ये है कि जो हम एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट को, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है तो आप जैसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट सपोज को एक्सपेंड करते हो तो पहले इसको लेते हो, फिर इनटू में जो बचता है चार एलिमेंट उसका डिटरमिनेंट आप निकालते हो, और वही तो कोफैक्टर होता है, तो ये एक्सप्रेशन होगा इसका करेक्ट आंसर। आया समझ कि नहीं, मैं केवल अभी अगर आप इतने को समझ लोगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, इसीलिए मैंने पहले इसको एक्सपेंड करके बताया कि जब आप इसको न्यूमेरिकली अगर आप एक्सपेंड करने की बात हो तो ऐसे तो करते हो, पहला एलिमेंट लेते हो, फिर इसके सामने का रो और कॉलम को हाइड कर लेते हो, बचे हुए चार एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालते हो। डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब क्या है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो आया है ये A11 का वो फैक्टर ही तो है, नहीं समझा, बोलो। ओके, तो बस 4.4 में यही था, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर बच्चों में एडजॉइंट पे आता हूँ, मेरे ख्याल से इसमें और ज्यादा टफ नहीं है, आपको अगर कुछ लग रहा हो तो पूछ सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से कोई एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और बाकी मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्यों। ओके, चलो एक क्वेश्चन देख लो, 4 ही देख लो, क्वेश्चन नंबर, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट दिस, मतलब एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर आपको चाहिए, तो मतलब थर्ड कॉलम के कोफैक्टर के फॉर्म में, यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे XYZ है, और लास्ट कॉलम में है YZ ZX XY, आपको ये थर्ड कॉलम है C3, आपको कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स का यूज करके इसकी वैल्यू निकालना है, बताओ कैसे करेंगे, कोई बताए। यानी आपको कहने का मतलब ये है कि इसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंड करना है, तो कोई बताओ कैसे करोगे। हम्म, जैसे देखो ये हमारे लिए क्या है, को फैक्टर मतलब देखो ये हमारे लिए है A13 A23 A33, यही है कि नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा, को फैक्टर की बात करेंगे तो ये आएगा A13, ये हो जाएगा A23 और ये हो जाएगा A33, और जब इसको निकालेंगे बच्चों तो ये सभी में आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा -1 टू द पावर 4,
-1⁵ -1⁶ यही आएगा कि नहीं। और इनटू में इसका माइनर यानी कि M13 M23 M33, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा M13, ये हो जाएगा -M23 क्योंकि यहाँ पे पावर इवन नहीं ऑड है, और ये प्लस में ही रहेगा M33। अब हमारा काम क्या है, M13 M23 M33 यानी माइनर निकालना। माइनर कैसे निकालते हैं बच्चों, आप जरा इसको देखिए। माइनर अगर आप निकालते हो इसके रिस्पेक्ट में M13 के रिस्पेक्ट में, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है बच्चों और ये थर्ड कॉलम, इसको डिलीट करो तो यही बचेगा कि नहीं, Z-Y। M3 की वैल्यू Z-Y आएगी कि नहीं। इसी तरह से M23 की बताओ आप लोग क्या आएगा, M23 की वैल्यू। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे तो आएगा Z-X, लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ है, ये पलट जाएगा, ये X माइनस Z हो जाएगा। क्यों, सही लिखा हूं। M33 क्या होगा, Y-X। क्या हुआ, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, क्या हुआ, बोलो क्या दिक्कत है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे यहाँ पर देखो ना, ये A23 हमें निकालना था तो -1⁵ होगा। M23 अब -1⁵ है तो माइनस साइन आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे। M23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करोगे तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को आप डिलीट करोगे तो ऊपर बचेगा 1X और नीचे बचेगा 1Z, यही बचेगा क्या। और जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो Z-X आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ इसलिए मैंने X माइनस Z लिख दिया। ठीक है। अब बताइए आगे क्या करें, हमने चलो थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में हमने ये निकाल लिया, अब बताइए आगे क्या करें। इवेलुएट करना है डिटरमिनेंट, हमने तो मान लो थर्ड कॉलम का को फैक्टर निकाल दिया। अब बताइए। क्यों ऐड, हाँ जो ये इक्वेशन होती है ना कि आप किसी पर्टिकुलर, आप चाहो तो जैसे निकालना है वैल्यू तो आप इसके रो या कॉलम के साथ मल्टी, जैसे यहाँ पे हमने A13 A23 और A33 निकाला है ना। तो आप चाहो तो इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, तो जो आएगा, जैसे एलिमेंट्स मतलब इस, जैसे A13 एलिमेंट क्या है, YZ है। A23 एलिमेंट क्या है, ZX है। और A33 एलिमेंट क्या है, XY है। तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। अभी जैसे हमने अभी पिछले टर्म बताया कि आप अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हो तो यही तो करते हो ना, A11 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A12 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A13 इंटू उसका कोफैक्टर, यही तो करते हो। तो यहाँ पर मान लो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में है तो ये जैसे हमने कोफैक्टर लिखा और फिर आप उनके एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करके बीच में प्लस लगा दो, देन जो भी आएगा वो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। ओके। तो और कोई क्वेश्चन किसी को इसमें 4.4 में। क्यों रिंकी, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब आते हैं बच्चों सीधा सीधा एडजॉइंट पे। देखिए एडजॉइंट हमेशा निकलता है मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का नहीं, ध्यान से सुनिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। एडजॉइंट किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट एक खुद एक मैट्रिक्स होती है। क्या, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स।
एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए बच्चों होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज करिए एक मैट्रिक्स बच्चों ए है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन ठीक है, और ए मैट्रिक्स है, आपको पता है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। सपोज करो ए मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की है, ए आई जे। ठीक है, आप ए आई जे का एक्सप्रेशन आप जानते हो, और ऑर्डर आपको यहाँ पर सेम है। अगर एन ऑर्डर है तो एन क्रॉस एन, मतलब क्योंकि मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम सेम होंगे। मान लेते हैं बच्चों ए कोई मैट्रिक्स है इस फॉर्म में, इसका मतलब ये 2x2 3x3 कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। ए एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किया। अब हमें चाहिए क्या इसका? इसका बच्चों हमें चाहिए एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का, ठीक है, इस मैट्रिक्स का अगर हमें आपको मतलब एडजॉइंट निकालना है तो हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे। कैपिटल ए आई जे यहाँ पे लिख रहा हूं, ये चीज आपको समझना है। इज नोन एज, या इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे डिनोट करते हैं। ये होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मैंने लिखा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे। अच्छा, ये ए आई जे जो आप देख रहे हो अंदर जो लिखा है ये कैपिटल में है, यहाँ पे ए आई जे जो लिखा हुआ है ये स्मॉल में है। मतलब समझ रहे हो आप क्या करना है? यस, ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हो जिसका कि आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स किससे फॉर्म है? ये सारी की सारी ये जो एलिमेंट्स की मैट्रिक्स, यहाँ पर जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके जो आप लोग को फैक्टर निकालोगे, तो को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी ये को फैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है। कहने का मतलब अगर ऑर्डर 3x3 है, 9 एलिमेंट है, तो आपको 9 को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और वो 9 को फैक्टर को, हर एक एलिमेंट के को फैक्टर को आप एज इट इज लिखोगे, वही ये मैट्रिक्स ए आई जे है। ये कैपिटल ए आई जे बच्चों क्या है? कैपिटल ए आई जे ये है A11। ये A11 यहाँ पे मैं को फैक्टर लिख रहा हूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये है बच्चों ये ए आई जे। और ये A11 क्या है आपको पता है? A11 इज द को फैक्टर ऑफ स्मॉल a11। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट है उसका को फैक्टर है ये। इस तरह दूसरे हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालोगे, यहाँ पे रखोगे, तो ये आएगी मैट्रिक्स। अब ये एडजॉइंट नहीं है। जब ये मैट्रिक्स को फैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का जब आप क्या ले लेते हो? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज लेना तो आता है ना, रो और कॉलम को आपस में मतलब रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, सारी रो और कॉलम को। तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी आफ्टर ट्रांसपोजिंग दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, सपोज करिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसका देखिए क्या होता है एडजॉइंट। सपोज करिए एक मैट्रिक्स ए है और इसमें मैं 2x2 ले रहा हूँ, क्योंकि अगर 2x2 से समझना आसान है आपके लिए, और 3x3 लेंदी है, हालांकि प्रैक्टिस आपकी 3x3 पे ही ज्यादा होनी चाहिए। तो 2x2 पे पहले मैं समझा रहा हूँ। सपोज करिए इस मैट्रिक्स का आपको बच्चों एडजॉइंट निकालना है। हालांकि आपको डायरेक्ट मेथड भी 2x2 का मैंने बताया हुआ है ना, जब हम लोग इनवर्स मेथड पढ़ रहे थे वहां पे, इनवर्स निकालना, कि इसको इसको इंटरचेंज कर दो और इनके इनके साइन को चेंज कर दो। पढ़े थे कि नहीं ये चीज? तो डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाता है। अब मान लो हमको तरीके से निकालना है, तो मैं आप लोगों से सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, बहुत हो गया। को फैक्टर्स ऑफ, क्या लिखेंगे? को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पहला होगा A11। बच्चे तो ये A11 को हम ऐसे लिखेंगे -1 to the power 2। वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, यानी M11, और M11 की वैल्यू 4, तो इसका आंसर हो जाएगा A11 का 4। फिर A12 बच्चों निकालेंगे, A12 का मतलब -1 to the power 3, और जब A12 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा -1। जब A21 निकालने की बात होगी तो -1 to the power 3,
और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, यहाँ पे बचेगा 3, तो ये हो जाएगा -3। और A22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1⁴, और यहाँ पे बचेगा 2, और ये 2 ही आएगा। अब क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स फॉर्म्ड हुई, तो आपको पता है A11 मतलब 4, फिर A12 मतलब -1, A21 मतलब -3, A22 मतलब 2। सपोज करो थोड़ी देर के लिए इस मैट्रिक्स को मैंने बी नाम दे दिया। अब आप करिए क्या, इस बी मैट्रिक्स का निकालिए ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो क्या होगा, ये कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाएगा, यानी 4 - 3 ये फर्स्ट रो हो जाएगा, -1 2 ये सेकेंड रो हो जाएगा। और इसी मैट्रिक्स को ही बच्चों हम क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यही हम समझाना चाहते थे। आया समझ कि नहीं मैंने क्या किया? आपको करना क्या है? अभी तो ये 2x2, अच्छा 3x3 भी होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, काम पूरा वही है। आपको करना है अभी 4 कोफैक्टर निकालने हैं, 3x3 की होगी तो कितने कोफैक्टर निकालोगे? 9। आप 9 कोफैक्टर निकालोगे। उन कोफैक्टर्स को निकालने के बाद आप उन से जो मैट्रिक्स बनेगी उसको एज इट इज पहले रखोगे। फिर वो जो मैट्रिक्स बनी कोफैक्टर्स है, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ ए, आप फिर उसका ट्रांसपोज जब ले लोगे, ये बच्चों कौन सी मैट्रिक्स जो आएगी, ये जो मैट्रिक्स उसी को हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। हालांकि 2x2 का आप लोगों ने डायरेक्टली पढ़ा हुआ है, 2 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, और 1 और 3 में क्या करिए, साइन अपोजिट कर दीजिए, वही होता है एडजॉइंट 2x2। 3x3 का भी मैंने ट्रिक बताया हुआ है, लेकिन बोर्ड में बेटा आपको यही करना पड़ेगा, इसी मेथड से करना पड़ेगा। और 3x3 पे करना पड़ेगा। जो लॉन्ग में इनवर्स निकालना आता है वो, जैसे मैंने जब इनवर्स निकालना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन बताया था, तो मैंने कहा था कि बच्चे उसी को फॉलो करते हैं जो फार्मूला वाला है। और आपको पता है फार्मूला आप लोग जानते हो, सब लोग वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बच्चों ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं? क्यों? ये फार्मूला पढ़ा है ना ए इनवर्स निकालने का। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हो, 3x3 की मैट्रिक्स का भी, 2x2 की भी। जनरली आपको 3x3 पे ही प्रैक्टिस करनी है। 3x3 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो आपको पहले 9 को फैक्टर्स बच्चों लिखने पड़ेंगे इस तरीके से। 9 को फैक्टर्स जब लिख लोगे, देन आप सेकंड 3 स्टेप में आप ब्रेक कर लो। पहले आपको 9 को फैक्टर्स लिखना है, देन आपको को फैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स लिखनी है, और फिर वो जो बनी हुई मैट्रिक्स आई उसका ट्रांसपोज ले लेना है। फिर वो जो मैट्रिक्स आएगी दैट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे भी प्रोसीजर वही है। अगर किसी मैट्रिक्स का बच्चों डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बोलिए। ओके, तो यहीं से एक रिजल्ट बच्चों आता है। यहाँ पे थ्योरम्स की प्रूफ आपको जरूरत नहीं है, बस आपको रिजल्ट जितने भी हैं आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। मैं लास्ट में जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट, तो मैं आपको फार्मूले की लिस्ट इसमें लिखवाऊंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला, जैसे देखिए ये बोला जा रहा है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, हालांकि आप जानते हो एडजॉइंट या इनवर्स हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो, और एडजॉइंट ए इंटू ए निकालो। क्या बोला जा रहा है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप ये निकालो चाहे ये निकालो, ये किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये एक रिजल्ट है, आप उसको बस केवल रिजल्ट की तरह देखो, बस प्रूविंग पर मत जाओ। क्या? अगर मतलब ए इंटू एडजॉइंट है, मतलब आप जैसे ए बी बराबर बी ए मेरे ख्याल से पढ़े हुए हो ना वहां पे मैट्रिक्स में, कि जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो सेम ऑर्डर की हो तो ए बी और बी ए बराबर होता है। पढ़ा है कि नहीं आपने? तो यही चीज यहाँ पर भी है, ए इंटू एडजॉइंट ए। अगर ये बताओ ए 3x3 का है, ध्यान से सुनना, अगर ए का ऑर्डर 3x3 है तो एडजॉइंट ए का ऑर्डर क्या होगा? 3x3 ही होगा। तो यानी ए और एडजॉइंट ए को दूसरी मैट्रिक्स बी की तरह अगर देखो, तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ कि नहीं, ए बी बराबर बी ए।
है ना, दोनों स्क्वायर ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती ही है, ये भी स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगी, और दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। तो जब दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, दोनों सेम ऑर्डर की होती है, देन ए बी और बी ए में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम होता है। और यहाँ पर ये रिजल्ट यानी आप तो पता ही था, एक नया क्या जुड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर आप उस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को आई में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो इन दोनों के बराबर होता है। ठीक है, ये एज अ रिजल्ट आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक, ओके। एक और चीज बच्चों, दूसरी चीज, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो उसका इनवर्स नहीं निकलता। पढ़े हुए हो आप लोग, है ना। और इसी मैट्रिक्स को हम लोग तब बोलेंगे, देन द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। तब हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज आपने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, कोई बताओ कि क्या पढ़ा है। इस सिंगुलर को एक और चीज बोलते हैं बच्चों, आपने पढ़ा हुआ, मैं रिकॉल करा रहा हूं, नॉन इनवर्टिबल बोलते हैं क्या। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो और नॉन इन्वर्टिबल भी बोलते हो। याद करो, आपने जब इन्वर्स निकालने का मेथड एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी आ जाए, इन द मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी द, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, यानी मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द इन्वर्टिबल, यानी ए इन्वर्टिबल है और बी मैट्रिक्स उसका इनवर्स कहलाएगी, ऐसा हमने वहां पे पढ़ाया हुआ है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है तो उस मैट्रिक्स को बच्चों सिंगुलर कहते हैं या नॉन इन्वर्टिबल कहते हैं, और उसका इनवर्स एग्जिस्ट, नॉन इन्वर्टिबल का यही मतलब है कि उसका इनवर्स नहीं निकलता। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। हाँ, मैट्रिक्स ए अगर नॉन का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या दूसरे शब्दों में इस मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं इनवर्टिबल, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बहुत अंतर है, ध्यान से समझिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो, अगर मैंने पूछ लिया नॉन इनवर्टिबल, तो वो नॉन इनवर्टिबल नॉन सिंग, क्योंकि नॉन यहाँ पे लगा हुआ भी है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो वो क्या समझते हैं, यहाँ ये दोनों नॉन वाले इधर हैं और ये दोनों वाले इधर हैं, तो ये कंफ्यूजन आ जाता है। लेकिन अंतर आपको समझ में आना चाहिए। डिटरमिनेंट ए जीरो है तो आपको पता है इनवर्स नहीं निकलेगा, मतलब वो नॉन इन्वर्टिबल है, सिंगुलर है। डिटरमिनेंट ए अगर नॉन जीरो है तो मतलब वो इन्वर्टिबल है, यानी उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। ठीक है, ये याद रहेगा ना, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। वाइवा वगैरह में, वाइवा वगैरह में इस पे पूछ के फंसाया जाता है और बच्चे फंसते भी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ओके। एक बहुत ही बच्चों, एक और आप चाहो तो फॉर्मूला ही है, नोट कर लो चाहे। अच्छा फॉर्मूला है, आप इसकी प्रूविंग थोड़ा सा चाहे तो देख लेना। थ्योरम नंबर 3 है, वो क्या है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, किसी भी एडजॉइंट का जो आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो